पास जरा भी नेट नहीं आया। और बच्चों सच्ची में आज पता लगता है नेट की क्या अहमियत है। हा, तब तो ऐसे था जैसे जिंदा लाश घूम रही है। मेरा फोन बेचारा रोने लग पड़ा यार। तो इसीलिए बच्चों वीडियो हो गई है थोड़ी सी लेट। आपको कल मिली थी थोड़ी सी वीडियोस लेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट नहीं आ रहा था। पंजाब में, पूरे पंजाब में नेट बंद कर दिया था, इसलिए वीडियो हमारी हो गई है थोड़ी सी लेट। तो इसके लिए कीजिएगा आप माफ। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर है आज हमारा 3। इसके पहले 2 वीडियोस जा चुकी हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और बच्चों मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो 2 टॉपिक रहते थे वो मैंने करवा दिए थे। ठीक है बच्चों, आप करते हैं शुरू ओम्स लॉ से। इससे पहले अगर आपने करंट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ करंट नहीं देखा तो वो जाके देख के आओ, ताकि आपको जिसके बारे में पढ़ रहे हो अगर आपको वही नहीं पता तो क्या ही बनता है बच्चों। उसके बारे में पढ़ने के बारे में क्या ही मतलब है जब आपको उसके टॉपिक का नाम ही नहीं पता। तो आप पहले जाके वो पढ़ के आइए, देन फिर यहाँ पे आइए। और आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। तो बच्चों करते हैं ओम्स लॉ। तो बच्चों हमने ओम्स लॉ को आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना। तो आप भी पढ़ लेते हैं, क्या ही आता है। तो ओम्स लॉ बच्चों होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सबने सुना है कि नहीं? अरे बताओ बच्चों, सुना है कि नहीं? ठीक है, हम क्या करते हैं फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो इसको R एक कांस्टेंट लगाते हैं। R एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो R क्या है? Constant of proportionality, where R is the constant of proportionality, or is constant of proportionality। और बच्चों इसे बोलते हैं resistance, proportionality called resistance, proportionality। अरे यार ये एक ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, आते हो तो स्पेलिंग हमें भूल जाते हैं। क्यों, क्या अभी ऐसे ही हो? called resistance। ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स के पास जाने से पहले हम इसका पहले मतलब समझ ले, है ना। इसका मीनिंग समझे, इसका वो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। हमारा तो यही धर्म है ना। हमारा क्या धर्म है बच्चों, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे हमारा धर्म है, हम पहले समझे कि हम क्या लिखी जा रहे हैं, ऐसे लिखी ना जाए। इंग्लिश लिखने में बड़ा मजा आता है हमारे बच्चों को, है ना, कि जब मैम बोलेगी हम लिखेंगे, है ना। ये नहीं कि उसमें हम समझ नहीं लिखा क्या है, रट्टू नहीं बनना हमने, तो होता नहीं है हम। देखो V equals to I R, यानी कि देखो V is directly proportional to I। V क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज जितनी ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, ये स्टेटमेंट ये बोलती है, ठीक है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगी? R इज व्हाट? R यहाँ पे रखूं तो ये I नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वोल्टेज बाय करंट। यानी कि वोल्टेज बाय करंट इज व्हाट? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। कि करंट को जो चीज ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि आप जैसे करंट आ रहा है तो कुछ मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वो कुछ भी हो सकती है ना, वो कुछ भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन, वो आगे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में आपको समझ आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का मीन है ऑब्स्ट्रक्शन, करंट के रास्ते में बाधा, यू गेट इट, बाधा, ठीक है। अब बच्चों इसके साथ हम ये बोलते हैं कि अब ऐसा है कि देखो, अब R की बात करें तो वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मतलब इनमें से एक एक चीज कांस्टेंट रखे तो एक अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, है ना। वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। ऐसा रिलेशन है इनका, है ना, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली और ये इसके इनवर्सली है ना। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई एक पूछा जाता है। अब देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, है ना। हम क्या ऐसा नहीं बोल सकते, देखना बात को समझना। देखो ओम्स लॉ कुछ भी नहीं है, बस ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये लिखेंगे पोटेंशियल अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
इन द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टेटमेंट है, यही है जो मैंने लिखवा दिया है ना, वो भी हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। लेकिन पहले जो समझने वाली बात है वो समझो, कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अगर हमें वही नहीं पता तो क्या ही मतलब बनता है उसके बारे में पढ़ने का, है ना। तो वैसे ये भी उसी तरह से है। अगर हमें ओम्स लॉ नहीं पता हम आगे इसके आगे चैप्टर नहीं चल सकते, तो इसे आराम से पढ़ते हैं तो क्या ही हो गया, है ना, है ना, R इक्वल्स टू V बाय I। तो क्वेश्चन ये है कि मैं अगर बोल रही हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? तब बोलते हैं, तब क्या ऐसे लिखना सही होगा I इक्वल्स टू V का? क्या ये ऐसा लिखना सही होगा? बताओ, इससे निकालो, हाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी I बाय V। इसका मतलब क्या हुआ, जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब पोटेंशियल कम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। समझ रहे, करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और पोटेंशियल बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ये तो भाई सही नहीं ना है। अरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तभी तभी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। अरे देखो, मैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में थोड़ा ज्यादा डीपली जाऊंगी, लेकिन ये ओम्स लॉ का टॉपिक है तो मेरे को उसमें छेड़ना ही पड़ेगा। बात क्या है असल में बच्चों, क्या होता है, जैसे जैसे ये कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो मैंने जब यहाँ से पोटेंशियल फेंका, जब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे नेगेटिव आ गई। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, जो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, वो सारे भाग के चलो जी इधर को आए। वो सारे जब एकदम से भागकर मैं धक्का मुक्की शुरू, अरे मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा, धक्का मुक्की शुरू। जब ये धक्का मुक्की होती है तभी उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तब जब वो धक्का मुक्की होती है तो ऑब्वियस है कुछ इलेक्ट्रॉन लेट जाएंगे, धीरे हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की धक्का मुक्की होगी, लड़ाई होगी। अब लड़ाई में वो एक दूसरे लड़ाई सुलझाएंगे, मैं पहले जाऊंगा मैं पहले जाऊंगा। जब डिसाइड होगा कि मैं पहले जाऊंगा, जो जाएगा वो जाएगा, तो तब जाके बच्चों करंट फ्लो होगा, है ना। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस आया, दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आराम से और बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं धक्का मुक्की होगी जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जितना तेज वोल्टेज होगा उतनी इस पॉजिटिव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, है ना। अगर कम इंटेंसिटी थी तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो सभी इधर को तो आ रहे थे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे, आराम से। अगर एक चला गया फिर दूसरा चला गया, लाइन में चले गए। लेकिन जैसे ही वोल्टेज तेज हुई तो एकदम इन सबको खींचेगी, जितनी ज्यादा तेज उतनी जोर से खींचेगी, उतना रश ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा रश उतनी ज्यादा धक्का मुक्की, उतनी ज्यादा लोग गिरेंगे एक दूसरे पर, और जितने ज्यादा लोग गिरेंगे उसका मतलब क्या, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी। और बच्चों हम इसीलिए तो बोल रहे हैं पोटेंशियल के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो बात हमने कही है ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट राइट। लेकिन फिर भी हमारे कुछ टीचर, अब मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरे से भी एक बच्चे ने पूछा कि हमारे सर ने हमसे पूछा, अगर हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल रहे हैं तो V इक्वल्स टू IR लिखते हैं, दैट इज द राइट, है ना। तो क्या हम I इक्वल्स टू VR लिख सकते हैं? अरे तब तो कंडीशन ही सही होगी ना, ये तो हमारे लिए लॉ बना के दिया था तो हमने ये बोला, है ना। तो अब ऐसी बात है, अब देखो जब बच्चे पूछते हैं हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, है ना। तो हम इसके लिए क्या, मैंने भी सोचा, मैं भी दिमाग में पड़ गया यार, ये तो ऑब्वियस है, ये नन है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले तो ये तो राम कहानी, ये तो पक्का ये गलत है, तो इसका रीजन क्या दूं मैं, है ना। मैं अब इसका रीजन क्या दूं, मैं तो यही सोच में पड़ गई। अब उन्होंने रीजन पूछा तो वैसे अगर माइंड से सोचा जाए दैट इज नॉट, मतलब इस क्वेश्चन को पुट करने का सवाल ही नहीं बनता। बट फिर भी किसी एक मान योग टीचर ने पूछा, हम किसी टीचर की नरादरी नहीं करते, हमारे लिए हमारे टीचर्स, इवन जो भी टीचर किसी का होता है वो दी बेस्ट होता है ना। मेरे लिए भी मेरे सारे टीचर्स अच्छे हैं मेरे लिए, है ना।
कभी किसी टीचर के लिए गलत बात नहीं आती है ना, ठीक है ना। उन्होंने भी कुछ पूछा ताकि हम कुछ नया सीख सके, उनकी वजह से हमने क्या सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि अगर यहाँ पे अब देखो मैंने क्या करा, मैंने उसको कुछ सोचा तो मैंने पता क्या बताया, मैंने बताया कि अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना, अगर मेरे को यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाना है तो मैं C लगाऊंगी। C क्या है, वेयर C इज द कंडक्टेंस, C इज कंडक्टेंस। तो मैंने इसको जवाब ऐसे दिया मैंने कहा मैं कंडक्टेंस लगाऊंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाना तो मेरे सिर पे है ना, तो फिर मैं कंडक्टेंस लगा दूंगी। कंडक्टेंस क्या होता है, विच इज इन रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये लो मैंने तो सेट कर दिया, ऐसे भी लो मैंने तो ऐसे भी कर दिया सेट, लो ठीक है, बात समझे, ठीक है। जब मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा मैं कंडक्टेंस लगाऊंगी, ठीक है, कोई जवाब भी देना था। बाकी ये हमें टेक्निकली तो पता ही है ना कि R इक्वल्स टू V बाय I होता है, I बाय V नहीं होता, लेकिन बच्चा फिर भी कुछ पूछते हैं कि ताकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग पूछी जाए कि हम इसको कैसे दोबारा बताएं, है ना। कितना मतलब वो था, मेरे को भी काफी टाइम लगा सोचने में, बट जस्ट क्लिक करा कि हम यहाँ पे कंडक्टेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंडक्टेंस ले तो फिर भी मेरा जो ओम्स का लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। ये देखो V इक्वल्स टू I मैंने दो तरीके से ओम्स का लॉ प्रूव कर दिया, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाती आ रही हूँ, है ना, दो साल हो गए मैं ऐसे ही पढ़ाते आ रही हूँ, यही समझाती हूँ अपने 10th क्लास के बच्चों को, अपने +2 के बच्चों को, यही बताती हूँ ऐसे कि अगर आपका टीचर पूछे तो आप ऐसे बताना, ठीक है। फिर आपको अगर कुछ मिले तो जरूर कमेंट में बताना, अगर आपके पास भी कोई है जुगती, ठीक है। तो अच्छा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देख ले, बाकी तो बहुत बकवास कर ली मैंने, आपने सुन ली। चलो अब हम करते हैं इसकी स्टेटमेंट लिख लें, फिर बच्चों अगली वीडियो में हम इसके आगे ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट और साथ में लिमिटेशन कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था चलो मैं लिमिटेशन करवा देती, बट इसमें था कि आपको, चलो मैं बताती हूँ, वेट करो बच्चों। अच्छा तो स्टेटमेंट बता दूँ फिर, पोटेंशियल V लिखना है ना, पोटेंशियल होता है V applied across the ends of the conductor potential applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, proportional to the current flowing through the conductor. In the conditions of constant temperature and pressure। अच्छा बच्चों अब स्टेटमेंट भी समझ लें, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो हमने एंड्स पे ही लगाया था, कंडक्टर के एंड पे ही लगा के मैंने आपको रेजिस्टेंस की बात समझाई, ठीक है।
हम इसका मतलब है पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, करंट हमें मिलता है, ठीक है ना। दैट मीन्स मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज मीन दैट कि हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, वो खुद से देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, जो कि फ्लो करेगा कंडक्टर में से। और इन द कंडीशंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। अब ये बात होगी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट का, क्या ये क्या बोल जा रहे हो, मेरे को बताना जरा, ये टेम्परेचर और प्रेशर का क्या बोल रहे हो। ये नहीं कहानी लगा दी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पर आ रहे थे, अब ये क्या डाल दिया, तो समझो फिर। अच्छा देखो, जब टेम्परेचर बढ़ा, मेरे को बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हीट नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना हीट। टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी कि नहीं, गर्मी हो गई ना। तो जैसे अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के तभी होती, अब देखो जब टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, हीट बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आगे करने वाले हैं बच्चों रो L/A, तो उसमें भी पता चलता है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा हीट ना करे। आपने ये सुना होगा ना, R इक्वल्स टू रो L/A, सुनते होगे नहीं, अरे सुना ही होगा, 10th की बात है बच्चों, दोबारा यहाँ पे करेंगे। बट तो क्या है ना, वो चीजें हमें पहले क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि हम जब बड़ी क्लासेस में हो तो हमें वो आती हो, तो हम उसको लिंक करके पढ़ सके, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, हमें बोलते हैं ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। कैसा मटेरियल लगाया हमने, ये मटेरियल कहीं ज्यादा हीट तो नहीं कर रहा। अगर ज्यादा हीट कर रहा है मटेरियल तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा तेजी से आएंगे। जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और तेज से आएंगे, ज्यादा जल्दी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी हीट देगी, समझ रहे हो। वो तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण आ रहे थे ना, जब पॉजिटिव पोटेंशियल लगा तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण आ रहे थे, लेकिन हीट है वो क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन फिर से मचाएंगे धाकड़, ओए मैं जाऊंगा रे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा रे, मैं जाऊंगा। तो वो मैं में चक्कर में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक जगह पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहना चाहिए था, जब रेजिस्टेंस वेरी हो गया तो फिर ये वाली चीज गलत हो जाएगी ना। V इज R I है ना, R कांस्टेंट था तो R चेंज कर गया, यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। तो प्रेशर में भी ऐसे ही है, जब प्रेशर लगाओगे किसी चीज को, प्रेशर से कंप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस फ्लो कर रहे थे उनका स्टेबिलिटी पे पड़ेगा फर्क, जो आराम से एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आपने उसको ऐसे करा तो क्या होगा, वो सारे एक साथ चिपकेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण अगर एक बार करंट कम हो गया तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। डेली रेजिस्टेंस थी उसे कांस्टेंट रहना चाहिए था, वो तो चेंज हो गया, ठीक है ना। ओम्स लॉ होता है किसके लिए, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, उसी कंडीशन में ओम्स लॉ लिखता है, वरना नहीं लिखता, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे लगता है मैंने ओम्स लॉ को आराम से समझाया है, आराम से मजे लगा के, नमक मिर्च लगा के। अब मुझे नहीं लगता मुझे इस पर नींबू डालने की भी ज़रूरत है, वैसे मैंने सब कुछ डाल दिया। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Sikho Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Thanks for watching. Bye.